माँ की ममता की पहचान सिर्फ उसके बच्चों के प्रति प्यार दिखाने से नहीं होता। माँ की ममता किसी को भी और कहीं भी मिल सकती है। आज की कहानी एक ऐसे ही माँ और उस अनजान बच्चे की है जो अनजान होते हुए भी उस माँ को खुद का बच्चा लगता है। सारा समाज उसे अपनाने से इनकार करता है, वही ये माँ इस बच्चे को वो सारी ममता देने को तैयार है और वो सब कर गुजरती है जो उसे भगवान से कम नहीं बनाता। मूवी स्ट्राइप के पिटारे से आज की ये खूबसूरत कहानी 1989 की बाशु द लिटिल स्ट्रेंजर, डायरेक्टर बहरम बैजाई, IMDb 8। दोस्तों, कहानियाँ सुनना आप इंजॉय करते हैं, पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ताकि और भी आपके जैसे लोग हमसे जुड़ पाए जिन्हें दिल से कहानियाँ सुनना पसंद है। इसी के साथ मैं आज की कहानी शुरू करती हूँ। बाशु एक ईरानी बच्चा, छोटी सी ही उम्र में ही उसने इतना कुछ देख लिया है कि सोचा भी नहीं जा सकता। ईरान और इराक के युद्ध का समय है, जहाँ देखो वहाँ गोला बारूद और बम धमाकों की आवाज सुनाई पड़ती है। युद्ध में बासु का सब कुछ तबाह हो गया। दक्षिणी ईरान का वो इलाका जहाँ वो अपने परिवार के साथ रहता है, दुश्मन देशों के हवाई हमलों के चपेट में है। बम के धमाकों के बीच उसने अपने माँ बाप, भाई बहनों को बहुत ही बुरी हालत में दम तोड़ते हुए देखा है। बाशु के बाबा की मौत बम में बने गड्ढे में गिर जाने से और माँ अपने कपड़ों में लगी आग से जलकर खत्म हो जाती है। 10 साल का नन्हा बाशु अकेला और डरा हुआ है। वो भागकर खेतों में जा छुपा। सब कुछ खो चुके बासु के पास अब बस ऊपर वाले का ही सहारा है। थोड़ी देर बाद उसे गुजरती हुई एक ट्रक दिखी जहां उसने पनाह ले ली। लंबे सफर के बाद वो उत्तरी ईरान के किसी अनजान इलाके में जा पहुंचता है। सुबह का समय है। कुछ खाने पीने के लिए ट्रक चालक ने ट्रक को एक किनारे लगा दी। उसी समय छोटे बाशु को तोड़ी जाती चट्टानों की धमाके की आवाज सुनाई पड़ी, जिसे बम का धमाका समझकर वो डर और बदहवासी में ट्रक से कूद पड़ा और उस आवाज की उल्टी दिशा में पगडंडियों के बीच भागता चला जाता है। अंत में वो एक शांत और हरे भरे जंगलों में बसे एक गांव में पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात नेई नाम की एक महिला और उसके 2 छोटे छोटे बच्चों से हुई। ये मुलाकात भी बड़ी ही अजीब ढंग से हुई। नेई वहां अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने खेत की देखरेख करने आई है, क्योंकि उसका पति काम की तलाश में बाहर गया हुआ है। एक लकड़ी के बने घर में छिपे बाशु पे नेई की नजर पड़ी, जो सिसक सिसक कर रो रहा है। तो पहले पहले बाशु को एक खतरा समझकर वो उस पर मिट्टी के छोटे ढेले फेंककर भगाने की कोशिश करने लगी, मगर फिर उसका दिल पसीज जाता है। एक माँ जो ठहरी, उससे ये देखा नहीं गया कि एक नादान बच्चा इस जंगल में अकेला है। फिर नेई उसके लिए वहाँ पर खाना छोड़ जाती है, मगर बाशु डरा और सहमा हुआ है। सामने खाना पड़ा होते हुए भी वो खा नहीं रहा। उसे न खाता देख नेई समझ गई और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। उनके ओझल होते ही बाशु अपनी छिपी जगह से निकलकर रोटियां खाने लगा। नेई बाशु को भूख और ठंड से मरने के लिए खेत में अकेला नहीं छोड़ सकती, पर बाशु डरा हुआ है। अगर जबरदस्ती की तो दोबारा भाग सकता है, तो वो खाना अपने घर के बाहर दरवाजे पर रख देती। बाशु आता और उस खाने को खाता। एक रात जब मौसम काफी खराब हुआ, तब बाशु नेई का पीछा करके एक कोठरी में जा घुसा और जब तक कुछ समझ पाता तब तक नेई ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। नहीं, वो उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि वो उसे इस अंधेरी भरी रात में यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकती और यहाँ वो बिना डरे सो सकता है। काफी कोशिशों के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला, तब बाशु यही सो गया। सुबह उठने पर बाशु को दरवाजा खुला मिला। नेई बाशु से उसके बारे में पूछना चाहती है, वो यहाँ कैसे आया, उसका परिवार किधर है। उसने ऐसे कई सवाल बाशु से किए, लेकिन वो हैरान रह गई जब उसे बाशु की एक भी कही बात समझ नहीं आई। नेई अलग भाषा बोलती है और बाशु एक अलग भाषा समझता और बोलता है, लेकिन इसके बावजूद बाशु ने जितना हो सका उतना उसे बताने की कोशिश करने लगा। बाशु ने बताया कैसे उसने युद्ध में अपने पूरे परिवार को खो दिया, कैसे वो यहाँ तक पहुँचा। इस सदमे से अभी तक उभर नहीं पाया है वो। खैर, नेई को तो उसकी एक भी बात समझ नहीं आई, लेकिन वो उसे अपने संग घर ले आई ताकि वो उसका ख्याल रख सके और जब तक कि वो उसके परिवार का पता न लगा ले। एक दूसरे की भाषा ना समझ पाने के बावजूद नेई के व्यवहार से बाशु धीरे धीरे उसे अपना समझने लगा, लेकिन गांव के लोगों को नेई की ये दरियादिली बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो बाशु को एक अपशकुन के रूप में देखते हैं। वो उसे अपने समुदाय में स्वीकार नहीं करते। गांव वाले नेई को राय देने लगे कि वो इस बच्चे को अपने घर से निकाल दे,
नहीं तो कोई बड़ा अपशकुन घट सकता है। दरअसल अफ्रीकन ईरानियन होने के कारण बाशु का रंग काला है, जो उसे यहाँ के लोगों से अलग बनाता है। उसके पुरखे कभी गुलाम के रूप में ईरान में लाए गए थे। गांव वाले ये सब नहीं जानते थे, इसलिए उसे अशुभ मानते। उसके रंग के कारण उसकी खिल्ली उड़ाते। ऊपर से उन्हें बाशु का व्यवहार और बोली भी अजीब लगती। अब यहाँ इतना सब सुनने के बाद भी नेई ने बाशु को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि इंसानियत के खातिर उसका ख्याल रखने को तैयार रही। कुछ समय बाद नेई ने एक बार फिर बहुत कोशिश करते हुए बाशु से उसके नाम के बारे में पता लगाया और पहली बार नेई को बाशु का असली नाम मालूम पड़ा। एक दिन नेई के घर उसके रिश्तेदार आए हैं। वो बाशु के बारे में बुरा भला कहने लगे, उसे अपशकुन कहा, उसकी आलोचना की। क्या हो गया है लोगों को, इंसानियत एकदम से ही भुला बैठे हैं। नेई ने गुस्से में अपने रिश्तेदारों को भला बुरा कहकर वापस घर भेज दिया। एक दिन बाशु की तबीयत अचानक से खराब हो गई। नेई को उसकी फिक्र सताने लगी। उसकी हालत और बिगड़ती ही जा रही है। नेई घबरा गई। उसने हर गांव वालों के घर का दरवाजा खटखटाया मदद पाने की उम्मीद में, लेकिन वो किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि जब उन्होंने बाशु को अपशकुन कहा था तब नेई ने उसकी किसी भी बात पर कान नहीं दिया, उल्टा उन्हें ही खरी खोटी सुनाई। अब गाँव वाले उससे इतना नाराज है कि उसे दवाखाने से दवाई तक मिलने में कठिनाई हो रही है। हमारी दवाई सिर्फ गोरे लोगों पर काम करती है, ना कि काले पर। अपने ही कही कड़वी बातों का जब चिकित्सक को एहसास हुआ, उसने नेई के पास आकर उसे दवाई दी। दवाई से बाशु की तबीयत ठीक होने लगी और 1-2 दिन में वो एकदम भला चंगा हो उठा। बीमारी के दौरान नेई रात भर उसके सिरहाने बैठी थी, उसकी देखभाल की। बाशु नेई को माँ की तरह प्यार करने लगा है। अब बाशु घर के कामों में नेई का हाथ भी बटाने लगा। नेई के साथ वो बाजार जाता, ऐसे वो बाशु को अपने साथ भी रख सकेगी और उसके कामों में मदद भी मिलेगी। नेई ने अपने पति को भी खत लिखकर बाशु के बारे में सब कुछ बताया है। एक रात अचानक नेई की आंख खुली और वो सीधा दौड़कर अपने खेत पहुंची। वहां वो जंगली जानवरों को आवाज करके भगा रही है ताकि वो फसलों को नुकसान न पहुंचाए, और बाशु बड़ी हैरानी से ये सब ध्यान से देख रहा है। एक दिन नेई अपने बच्चों को नदी में नहला रही है। बाशु दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। जब नेई ने उसे भी नहाने के लिए बुलाया तो बाशु को ऊपर आसमान में उड़ते हुए लड़ाकू पंछी दिखे, जिसे वो बम वर्षक हवाई जहाज समझ दौड़कर छिपने की कोशिश करता है। ये बाकी गांव वालों को भले ही बाशु का अजीब बर्ताव हंसी मजाक लगे, लेकिन उस मासूम से बच्चे के दिमाग में इतना ही ये जंग, ये तबाही घर कर चुकी है कि आज भी वो सहम जाता है। उसे घबराया खोया हुआ देख नेई उसे होश में लाती है। एक और बार ऐसे ही जलती हुई आग की लपटें देख वो डर के मारे लोगों से छिपने का इशारा करता है। उसकी ऐसी हरकतें देख गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, उसे नीची नजर से देखते। एक दिन बाशु उन्हीं कुछ बच्चों से टकराया और तभी उसकी नजर नीचे गिरी किताब पर गई। उसने किताब उठाई और फारसी में लिखे शब्द पढ़ने लगा। हम सब ईरान के बच्चे हैं, ईरान हम सबका देश है। बच्चे आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे और समझ जाते हैं कि उन्हीं की तरह उसने भी पढ़ाई लिखाई की है। वास्तव में अलग बोलियों के बावजूद पूरे ईरान में फारसी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाई जाती, इसलिए सभी पढ़े लिखे लोग फारसी समझते हैं। बच्चे बाशु को पढ़ता देख काफी प्रभावित हो गए। अब एक दिन नेई के पति का खत आया। खत में नेई और उसके बच्चों के खैरियत के बारे में तो पूछा गया है, मगर कहीं भी बाशु का जिक्र नहीं है। कुछ दिन बाद एक रात फिर से नेई सभी के सोने के बाद अपने खेत आई ताकि जंगली जानवरों को खेत में आने से रोक सके, और बाशु फिर उसे गौर से देखता रहा। अब अगली सुबह नेई अपने दोनों बच्चे और बाशु के साथ बाजार आई है। कुछ अनाज और यही सब बेचकर घर का खर्च निकालती है। बाशु उसके हिसाब किताब में भी मदद करता। अब नेई को जब एहसास हुआ कि उसने अब तक बाशु को कुछ भी नहीं खरीद के दिया, तो उसने उसे कुछ पैसे दे दिए। पैसे मिलते ही वो जल्दी से सामान खरीदने चला गया। सामान देखते देखते उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो हूबहू उसकी माँ की तरह लगती है। बाशु उस महिला के पीछे चल पड़ा और एक समय में वो नेई की आंखों से ओझल हो गया। बाशु को अपने आसपास न देख नेई को चिंता सताने लगी। हर जगह ढूंढने पर भी वो कहीं नहीं मिला। थक हार कर वो वापस घर आ गई, लेकिन बाशु के गुम होने की खबर पर गांव वाले बेहद खुश हैं और उसे भी खुश होने को कहते हैं। नेई ने भी सोच ही लिया था कि अब बाशु उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। तभी वो वहां आ पहुंचा। उसे सामने आता देख मानो नेई की जान में जान आ गई और उसकी तरफ दौड़कर भागी।
मगर गांव वाले फिर से इस अपशकुन को यहाँ देखकर खुश नहीं है और उसे यहाँ से दोबारा भगाते हैं। उन सबको अपनी ओर आता देख बाशु वहाँ से भागते भागते एक नदी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता। वो बच्चा पानी में डूब रहा है, लेकिन सब खड़े बस उसे डूबता हुआ देख रहे हैं। आज अगर बाशु की मौत डूबने से हुई तो उसका जिम्मेदार ये पूरा गांव होगा। लेकिन इंसानियत अभी जिंदा है। नेई ने एक रस्सी का जुगाड़ कर बाशु की जान बचा ली। पहले नेई के मन में बाशु के लिए बस एक हमदर्दी थी, लेकिन अब बाशु उसके लिए अपने ही बच्चों के समान है और वो उसे किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं देख सकती। बाशु को वो अपना ही बच्चा मानती है। एक दिन नेई के पति ने दोबारा उसे खत भेजा है और उसने कहा है कि वो एक अनजान बच्चे को अपने घर में पनाह नहीं दे सकता। वैसे भी घर की माली हालत ठीक नहीं है। नेई को ये बात काफी बुरी लगी। वो खत वही छोड़ काम पर चली गई और किसी तरह बाशु ने वो खत पढ़ डाला। उसका मन उदास हो गया। खुद को एक बोझ समझकर वो हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चला गया। इधर मौसम भी खराब हो गया है। यहाँ नेई को जैसे ही बाशु के गायब होने की बात पता चली, वो उसे पूरे गांव में ढूंढने लगी। काफी देर बाद उसने बाशु को ढूंढ लिया और उसे डांटते हुए, उसे मारते हुए वापस घर ले आई, जैसे वो उसी का ही बच्चा हो। उसने बाशु को कभी बोझ नहीं माना, बल्कि हमेशा अपने बच्चे की तरह उससे प्यार किया है। इसी के चलते जब नेई बीमार पड़ गई तो बाशु बदहवास हो गया और उसके लिए दवाई लाने दवाखाना दौड़ा। लेकिन जब उसे दवा नहीं मिली, जब किसी ने उसकी मदद नहीं की, तो वो अपनी दुख और बेबसी जाहिर करने लगा। वो अपनी इस माँ को खो देने के ख्याल से बेचैन हो उठता। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे नेई की तबीयत में सुधार आने लगी और उसने सबसे पहले बाशु से अपने पति को खत लिखवाया कि वो अब बाशु को अपना बच्चा समझ चुकी है और वो उसे कहीं जाने नहीं देगी। अब नेई को अपनी माँ मान चुका बाशु यूं माँ को रात और भोर में उठ उठ कर जंगली जानवरों को भगाने के लिए खेत में ना दौड़ना पड़े, इसके लिए बाशु ने खेत के बीचों बीच एक बिचुका बना दिया, यानी कि एक पुतला, उन्हें डराने के लिए। और ये सब देख नेई की आंखें छलक उठी। अब खेत में आने जाने का काम लगभग बाशु ही करता। एक दिन एक कोने पर बैठे कुछ काम कर रहा बाशु की नजर एक आदमी पर गई जो काफी दूर से आया है। मुसाफिर मालूम पड़ता है। उसने मुसाफिर को प्यासा जानकर पानी पिलाया और फिर मुसाफिर गांव के रास्ते गांव की ओर चला गया। अब बाशु को मालूम चला कि नेई का पति काम से वापस आ चुका है। बाशु भी झटपट घर की तरफ निकल गया और पाया कि नेई की बाशु और घर की हालत को लेकर उसी आदमी से टकरार हो रही है। वो दौड़ता हुआ आया और माँ की रक्षा में एक छड़ी लिए खड़ा हो गया। दरअसल वो आदमी और कोई नहीं, नेई का पति है, जो नौकरी के छूट जाने से वापस गांव आ गया। एक दुर्घटना में वो अपने हाथ खो बैठा है। वो बाशु का ध्यान रखने के काबिल नहीं रहा, इसीलिए नेई से उसकी बहस हो रही है। फिर बाशु ने नेई से पूछा, माँ ये आदमी कौन है? तुम्हारा पिता। जवाब में पता नहीं नेई के पति ने ये क्यों कहा और उस मासूम से बच्चे को देखने लगा। ये जानकर बाशु दौड़कर उनसे लिपटकर रोने लगा। पूरा परिवार मिलकर अब एक हो गया है, नेई, उसका पति और उनके 3 बच्चे। बाशु उन दोनों के दिलों में अपनी जगह बना बैठा और इस तरह वो घर का एक नया सदस्य बन गया। ये कहानी हमें यही समझाने की कोशिश करती है कि सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो इंसानी रिश्ता नेई और बाशु के बीच पनपता है, इनका किसी भी रक्त संबंध रिश्तों से कई ज्यादा ऊंचा स्थान है। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी मैं यही समाप्त करती हूँ। अब मुझे भी इजाजत दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट पक्के से करें। कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग मूवीज ट्राइब। लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।